Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am पूजा सिंघानिया एंड आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ एक ऐसा जो कि कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं रहेगा, ना 11 12 और ना ही बीकॉम के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा टैक्स का बेसिक कंसेप्ट। ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं टैक्स का, जो आई थिंक हमें सबको ही पता होना चाहिए। ठीक है, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को, हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं एवरी ईयर, आई थिंक ये सभी को पता होना चाहिए। इसीलिए जस्ट हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा और आप इसे देख सकते हो। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम इसे स्टार्ट करते हैं। टैक्स बेसिक कंसेप्ट। तो पहले हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम पहले डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एंड द असेसमेंट ईयर। बहुत जन ऐसे होते हैं जिनको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जब हम टैक्स को फाइल रिटर्न को जब फाइल करते हैं, अपने टैक्स को जब पे करते हैं, तब ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है। ऐसा ईयर जिस ईयर में वो ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली हैपेंड, जो ट्रांजेक्शन है वो हो रही है, आप इनकम कमा रहे हो। और असेसमेंट क्या होता है, उसी का नेक्स्ट ईयर जिसमें जो डाटा है, जो जो हमारा इनकम है, उसको देखा जाता है कि आपने कितना इनकम कमाया, वो प्रोसेस होती है इनकम, और आप उसमें इनकम टैक्स को इनकम को आप उसमें आप टैक्स को पे करते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए लिया है, देखिए जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो हमारा चला गया, ठीक है, दिस ईयर जो हमारा चला गया, जो कब से था, जो हमारा था 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 21 से जो हमारा खत्म हो गया 31 मार्च 2022, जो चला गया हमारा मार्च। ये मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ जो कंसेप्ट क्या होता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का। तो जो 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 था, वो हमारा कौन सा पीरियड था। आप सपोज करिए उसमें आप इनकम कमा रहे हो, कोई भी इनकम कमा रहे हो, आप सैलरी कमा रहे हो, आप रेंट का इनकम कमा रहे हो, आप जैसे कि आप बोल सकते हो कोई बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, कुछ भी इनकम हो सकता है हमारा, वो बाकी और भी हम आगे पढ़ेंगे। वो सारा इनकम आप किसमें कमा रहे हो, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक आप कमाए होंगे इनकम को। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 को जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, इसी का हम जो टैक्स है उसको पे करते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर दूसरे साल 22-23 में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये मेरा होता है असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। ठीक है, मतलब एक ईयर में आप टैक्स कमाते हो, आप इनकम कमाते हो, जिसमें आप इनकम कमाते हो वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है, और उसी इनकम को आप दूसरे साल में टैक्स देते हो, वो हमारा होता है असेसमेंट ईयर। आप ही बोलिए, अब जिसमें अभी तो ये आपका होल ईयर है, यहाँ पे आप ईयर खत्म होगा तभी तो आपको पता चलेगा आप एक्चुअल टोटल इनकम कितना अर्न किए हो, उसी के बेस में तो हम नेक्स्ट ईयर टैक्स देंगे ना, राइट। आप पूरे साल भर इनकम कमाओगे, उसके नेक्स्ट ईयर तो आप टैक्स दोगे ना। तो आप इनकम कौन से में कमाए, प्रीवियस ईयर में, और टैक्स किस में दिए आपने दिया असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब ये जो असेसमेंट ईयर आया है, ये भी क्या होगा, ये नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा, इस ईयर में जो भी आप देखिए, ये वजह असेसमेंट ईयर में आप इनकम कमाओगे, ये भी एक प्रीवियस ईयर बन जाएगा आपका, और जो इसका नेक्स्ट ईयर आएगा वो इसमें आप टैक्स पे करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा असेसमेंट ईयर। समझ रहे हो आप। तो जिस ईयर आप इनकम कमा रहे हो, पूरा साल भर का जो हमारा 1 ईयर का जो इनकम कमा रहे हैं हम, वो हम उसमें क्या करते हैं, टैक्स ऑब्वियस है, पूरा साल भर में जो इनकम कमाओगे लास्ट में तो पता चलेगा टोटल कितना इनकम कमाए हो आप, और उसके नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, आप पे करोगे। तो जिस ईयर इनकम कमा रहे हो वो प्रीवियस ईयर, और नेक्स्ट ईयर आप उसी साल का इनकम टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे करोगे। और जिस ईयर में, देखिए जिस ईयर में आप टैक्स को पे कर रहे हो, उस ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि अब जो हमारा तो रिसेंटली चल रहा है 2022, वो स्टार्ट हुआ है हमारा 1 अप्रैल 2022। अब ये खत्म मेरा नेक्स्ट ईयर होगा 31 मार्च 2023, राइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। अब मैं टैक्स इसका कब पे करूंगी, मैं पे करूंगी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24। तो ये मेरा क्या हो जाएगा,
ये प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर का इसमें टैक्स पे करेंगे 23-24 में, ये बन जाएगा मेरा असेसमेंट ईयर। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि हमारा जो ईयर है वो जनवरी में स्टार्ट होता है एंड एंड होता है दिसंबर में। अभी न्यू ईयर आने वाला भी है, ओके। बट हम जो टैक्स के पर्पज हम टैक्स देते हैं उसके लिए हम ये वाला ईयर कंसिडर नहीं करते हैं। इसके लिए मैं क्या मानती हूँ कि मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है मेरा मार्च में। होप आपको समझ आया होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो और नेक्स्ट ईयर आप ऑब्वियसली टैक्स पे करोगे, वो हो जाता है मेरा असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट, ये कुछ मैं बेसिक टॉपिक्स लेके आई हूँ जो वो हम सभी को पता होना चाहिए कि हमें रिटर्न फाइल करना है कि नहीं। और अगर आप भी इसमें फॉलो कर रहे हो, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, ओके। देखिए, एसएससी मतलब ऐसे पर्सन जिनको रिटर्न फाइल करना है, कंपलसरी है। देखिए, कुछ लोग हैं जिनको कंपलसरी है कि उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। आप कितना इनकम कमा रहे हो कोई मतलब नहीं, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और वो कौन लोग होते हैं, वो होती है कंपनी को रिटर्न फाइल करनी ही होती है, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म, जो फार्म होती है उनको कंपलसरी है, इनकम का कोई मतलब नहीं होता, इनकम हमें कंसीडर नहीं करनी पड़ती। कंपनी को एंड पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न कंपलसरी फाइल करनी होती है, ओके। अब हम जैसे लोग जो होते हैं उनको इनकम कितनी इनकम होगी जो हमें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फॉर अदर एसएससी, हम जैसे लोग को अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, आप मान लो जो हमारी टोटल इनकम होती है वो अगर एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एक हमारा लिमिट दिया गया है, उसके अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताने वाली हूँ कि हमारा एक बेसिक एग्जम्पशन होता है, अगर वो क्रॉस कर जाए तो उसके बाद हर एक पर्सन को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, राइट। अब देखिए, कुछ अदर्स है, कुछ और भी चीजें हैं जो मे बी किसी को नहीं पता होगा, आप देख लीजिए, इनको भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर उनकी इनकम बेसिक लिमिट से एक्सीड नहीं करी तो भी उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और वो कौन है, डिपॉजिट द अमाउंट मोर देन 1 करोड़। अगर वो डिपॉजिट कर रहे हैं मोर देन 1 करोड़, याद रखिएगा, एक करोड़ नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो एग्रीगेट इन 1 और मोर करंट अकाउंट, यहाँ पे सेविंग अकाउंट नहीं बोला हुआ, करंट अकाउंट। अगर आपका सीसी करंट अकाउंट है बैंक में और आपका जो डिपॉजिट है, अगर आपके 1-2 करंट अकाउंट है, सारा मिला के अगर आपका जो डिपॉजिट है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, इंकर द फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो, फॉरेन टूर करने जा रहे हो, ठीक है, घूमने जा रहे हो और आपका खर्चा जो है वो मोर देन ज्यादा है, 2 लाख से अगर ज्यादा आपका हो गया, अभी आप ही बोलिए, आप ऐसे टैक्स नहीं दे रहे, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे और जा रहे हो आप फॉरेन घूमने और उसमें खर्चा भी आपका 2 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस आपका इनकम अच्छा है, तो इसका मतलब आपको तब भी रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपका आ रहा है मोर देन 1 लाख, अगर आपका 1 लाख से ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका 1 लाख से ज्यादा, अगर 1 लाख टोटल 1 लाख से टोटल आपका मोर देन 1 लाख है, ज्यादा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये जो 3 बातें हैं 4, 5, 6 जो आपको दिख रहा है, ये इस साल हमारा नया आया है, तो आप इसे देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता होगा, ये इस साल जो है वो इंक्लूड किया गया है। ये क्या है, इफ द टोटल सेल्स और टर्नओवर, आपका टोटल सेल्स कंपनी में, ठीक है, आपका टर्नओवर आपका अगर एक्सीड कर जाए 60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल भर में अगर आपका सेल टर्नओवर टोटल सेल्स आपका 60 लाख 60 लाख से अगर ज्यादा, टर्नओवर की बात हो रही है, सेल्स की, इनकम की नहीं, सेल अगर आपकी एक्सीड कर गई 60 लाख, ठीक है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और आपका ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन, ये प्रोफेशन की बात हो रही है, जैसे कि मेरी टीचर इज लाइक इट इज अ प्रोफेशन है, आपका मेरा प्रोफेशन है। अगर मेरा इसमें ग्रॉस रिसिप्ट, मैं रिसिप्ट, इनकम नहीं बोला जा रहा है, इनकम अलग होता है, ग्रॉस रिसिप्ट अलग होता है, ठीक है। ग्रॉस रिसिप्ट आपका जो है मतलब आपके हाथ में टोटल कितने पैसे आते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट कितना आता है आपका प्रोफेशन में से, आपका एक्सीड है 10 लाख, आपका 10 लाख से ज्यादा है पूरे प्रीवियस ईयर, पूरे साल भर में, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और आपने देखिए, आपने डिपॉजिट कर दिया 50 लाख और उससे ज्यादा, मोर देन 50 लाख नहीं है, 50 लाख भी अगर हो और उससे ज्यादा भी हो, आपका टोटल एग्रीगेट मिला के 1 और मोर सेविंग बैंक अकाउंट में, पूरे साल भर में 1 और मोर सेविंग और पूरा बैंक मिला के,
एक बैंक का नहीं बोल रहा, पूरा बैंक मिला के भी आपका अगर सेविंग अकाउंट का बात, सेविंग अकाउंट, अगर आपका सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट बढ़ जाए 50 लाख हो या उससे ज्यादा भी हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। देखिए जो फर्स्ट वाले में मैंने बताया या नहीं, ये पहले आया हुआ था, इसमें आपको सेविंग अकाउंट बोला नहीं गया था, आपको करंट अकाउंट बोला गया था। लेकिन जो लास्ट वाला है वो इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें आपको सेविंग अकाउंट को इंक्लूड किया गया है और बोला गया है कि उसके अंदर आपकी डिपॉजिट अगर 50 लाख और उससे ज्यादा हो गया पूरे साल भर में ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में करंट अकाउंट, लास्ट में सेविंग अकाउंट है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये सबको पता होनी चाहिए। जो कंपनी होती है उनको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना है, और जो हम जैसे अदर लोग एसएससी पर्सन्स हैं उनका अगर बेसिक एग्जाम्पशन से लिमिट बढ़ जाता है तो उनको रिटर्न फाइल करना होता है। और ये अदर्स में कुछ दिया गया है जो आपको देखना है, अगर कोई फॉल करता है इसमें आता है तो उसे कंपल्सरी रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा टैक्स रेट है क्या। वो जो मैंने आपको कहा बेसिक एग्जाम्पशन से अगर हमारा बढ़े तो भी रिटर्न फाइल करना है। तो ये कैसे देखा जाता है हमारा, ये इंडिविजुअल एचएफ के बारे में बोला जा रहा है, हिंदू डिवाइडेड अनडिवाइडेड फैमिली। अब इंडिविजुअल नॉर्मल हम जैसे लोग के लिए देखिए, अगर हमारा जो एज है वो 60 के नीचे है, 60 नहीं 60 और उससे ज्यादा नीचे आएगा, अगर आपका एज 60 के नीचे है, बिलो 60 है आपका एज, और आपका इनकम अगर 2.5 लाख तक है, 2,50,000 है, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। दिस इज योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। ऐसे मेरे जैसे लोग अगर मेरा जो इनकम है वो 2.5 लाख तक है, 2,50,000 तक है पूरे ईयर में, तो मुझे रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो आप लोग भी कोई भी अगर 59 तक हो, 60 के नीचे हो, 2.5 लाख तक इनकम है, तो कोई जरूरत नहीं है, रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो भी चलेगा। कोई क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं चाहूँ रिटर्न फाइल करना, और पैसा कर सकते हो, नो इश्यू, आप खुद से तो कर ही सकते हो रिटर्न फाइलिंग, कंपल्सरी नहीं है 2.5 लाख तक। अब 2 लाख अगर 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी रिटर्न नहीं फाइल करना है। अगर 2.5 लाख के ऊपर, ये मोर देन है, अगर 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक आपका इनकम है, मतलब 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। अब मोर देन 2.5 लाख है और 5 लाख तक है तो उसमें आपको कितना टैक्स देना है, ये रेट है 5%। और अगर 5 लाख के ऊपर और 10 लाख तक है तो हमें देना है 20%, और अगर 10 लाख के ऊपर आ गया तो स्लैब बन जाएगा 30%। अब कैलकुलेशन करनी पड़ती है सिंपल, जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख तक अगर है तो ठीक है, रिटर्न मत फाइल करो, चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग की 10 लाख इनकम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2.5 लाख इनकम है तो वहां तक कुछ मत दीजिए। नेक्स्ट जो आपका 2.5 लाख आएगा, 2,50,000 से 5 लाख 2.5 लाख आएगा, उसमें आप 5% पे कर दीजिए। फिर आपका नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट जो 5 लाख आएगा आपका उसमें 20% दे दीजिए। और इसके ऊपर अगर अबव 10 लाख के ऊपर कोई इनकम और भी है आपका तो उसमें 30% आएगा, और इसको टोटल आपकी क्या हो जाएगी, इनकम टैक्स का, मतलब इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा इतना। ओके, और अगर आपका 60 इयर्स भी है और उससे ज्यादा है तो 3 लाख तक आपको कोई दिक्कत नहीं, मत रिटर्न फाइल करिए तो भी चलेगा, और फाइल करना चाहो मन से तो नो इश्यू कर सकते हो। और 3 लाख से ऊपर और 5 लाख तक आपको कितना देना है, 5%। फिर जब 5 लाख के और 10 लाख तक आपको देना है 20%, और अबव 10 लाख आपको देना है 30%। सेम ये है 80 और उससे ज्यादा अगर कोई इंसान है तो उसे 5 लाख तक अगर वो इनकम है तो नहीं रिटर्न फाइल करेगा तो चलेगा, ऑब्वियस इतना एज उनका हो गया। अब आपका 5 लाख से ज्यादा 10 लाख है तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। ये कुछ स्लैब दिया गया है, हमें एज कंसिडर किया गया है कि यहां तक आप करो, आपका इनकम है तो आप नहीं फाइल करोगे रिटर्न तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद में आपको कुछ परसेंटेज टैक्स का दिया हुआ है। और अगर आप चाहो फिर भी इनकम आपका कम है 2.5 लाख से, फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, नो इश्यूज। अब कंपनी है, जस्ट आपको जानने के लिए मैंने बताया है, कंपनी जो होती है डोमेस्टिक, मतलब नॉर्मल हमारी जो कंपनी है, मतलब बाहर की कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, बाहर की कंपनी नहीं, डोमेस्टिक मतलब हमारी इंडिया की कंपनी। ओके, अगर मेरा जो टर्नओवर है, जो सेल है टोटल, वो हमारा प्रीवियस ईयर 90-20 का है, तो आपको मोर और इक्वल टू 4 करोड़ तक अगर है तो आपको 25% देना है, और अगर लेस देन आपका 400 करोड़ है तो 30% है। मतलब अगर 400 करोड़ से नीचे है तो आपको देना है 30%, और आपका मोर और उससे ज्यादा है 400 करोड़ से तो आपको देना है 25%। ये कंपनीज लोग के लिए, इंडिविजुअल नहीं है। और फार्म लोग को देना है 40%। ठीक है, अब कुछ स्पेशल टैक्स रेट है, मैं आपको यही बता दे रही हूँ।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A में आता है, आपको क्या देना पड़ता है, ये सब हमारा किसमें लगता है, शेयर्स वगैरह में लगता है, नॉर्मली शेयर्स, ठीक है। ये मैं आपका दूसरा और नया वीडियो लेके आऊंगी कैपिटल गेन पे, आपको बाद में बताऊंगी। अब आप बस रेट एक बार देख लीजिए, वो जो रेट बताया वो नॉर्मल हम पे एप्लीकेबल होती है, ये कुछ स्पेशल रेट है जो अलग अलग चीजों पे लगती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पे 10% लगता है 1 लाख के ऊपर, एक्सेस ऑफ 1 लाख। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन छोटे पीरियड के लिए, मतलब 12 महीने तक, और ये 12 महीने के ऊपर, ठीक है। ये मैं बाद में वीडियो लेके आऊंगी इस पे कैपिटल गेन पे। ये 11A वाली टैक्स होती है, 15% लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाली होती है, इसमें 2 रेट होता है, 20% वाला आफ्टर इंडेक्सेशन और 10% बिफोर इंडेक्सेशन। आपको अभी इंडेक्सेशन नहीं समझ आएगा, मैं एक नया कैपिटल गेन का वीडियो लेके आऊंगी, उसमें आपको डिस्कस करूंगी। अब एक बार देख लीजिए, ये कुछ स्पेशल रेट्स भी हमारी होती है। उसके बाद क्या होता है, जब हम सारा अपना जो कैलकुलेशन है कर लेते हैं, जो भी हमारा स्लैब होता है 5, मतलब अगर मैं 60 इयर्स के नीचे हूँ या 60 इयर्स हूँ या 80 इयर्स अप हूँ, अकॉर्डिंगली मैं जो मैंने आपको पहले रेट सिखाया है, आप उसको कंसीडर कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा 4% सब पे लगता है, सबको। इसको क्या बोलते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये सारा इनकम, मतलब सारा इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करने के बाद 4% लास्ट में लगता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, कुछ कुछ डिडक्शंस है, आप मे भी सुने होंगे कभी भी, 6A का डिडक्शन है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको बस बताऊंगी, ये कुछ कुछ डिडक्शन है जो हम लेते हैं ताकि मेरा जो इनकम टैक्स है वो कम आए और मुझे कम इनकम टैक्स देना पड़े। और कुछ कुछ कॉमन जो है, जो नॉर्मल डेली लाइफ में, मतलब डेली लाइफ नहीं मीन्स हम कॉमनली करते हैं, हम नॉर्मल, जो नॉर्मल पर्सन है वो नॉर्मली इसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको इनकम टैक्स कम देना पड़े। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 80C का डिडक्शन LIC का, PF प्रोविडेंट फंड में, 80D मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करते हैं, इनका भी डिडक्शन हमें मिलता है, हमको उसका हमारा इनकम टैक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है देना। और 80GG भी कुछ होता है, हम लोग अगर डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। यहाँ पे क्या होता है, TTA में होता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट है ना, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो 10,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, मतलब कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अब ये जो है ना, ये कुछ दिन पहले आया था, सीनियर सिटीजन लोग के लिए आया था, सीनियर सिटीजन लोग के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए आया था, 60 साल के लोगों के लिए TTB। इसमें क्या बोला गया था, जो पहले हम लोग के लिए था TTB, इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट था, ठीक है, सेविंग अकाउंट। जो ये सीनियर सिटीजन के लिए नया सेक्शन आया TTB, इसमें सेविंग भी और फिक्स डिपॉजिट है, और इनको ये बड़े हैं तो इनको एग्जेम्पशन ज्यादा दिया, हमें तो 10,000 दी जाती है, और जो 60 इयर्स जो होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको दिया गया है, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है, तो उनको कितना दिया जाता है, उनको 50,000 दिया जाता है। ये 60 है, आई थिंक 80 है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका TTA TTB। आपको हो पाएगा तो मैं आपके लिए 6A का डिडक्शन का अलग से वीडियो लेके आऊंगी। मतलब जान लीजिए कुछ डिडक्शन है जो हमें मिलता है, ये रिबेट है जो हमें छूट मिलती है, ये सिर्फ रेसिडेंट लोग को मिलता है, नॉन रेसिडेंट बाहर के लोग को नहीं मिलता। रिबेट क्या होता है, इससे जो हमें टैक्स की लायबिलिटी है, टैक्स देना है, वो कम हो जाता है। रिबेट आपको तभी मिलेगा अगर आपका टोटल इनकम कैन क्लेम द टोटल इनकम दैट इज आफ्टर द डिडक्शन ऑफ 6A। जो मैंने कुछ डिडक्शन बताया ना 6A का, उसके बाद अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होता है तो ही आपको ये रिबेट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। और रिबेट आपको कितना मिलता है, जितना आपका टैक्स है, और 12500 विच एवर इज लोअर। रिबेट उनको नहीं मिलता जिसका टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो मैंने आपको पढ़ाया ना स्पेशल टैक्स वाला 112 वाला, उनमें क्या होता है, रिबेट उनको मिलता ही नहीं, बेनिफिट ही नहीं मिलता उनको, ये 112A वाला। अब रिबेट कैसे मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे कैलकुलेशन कर ली, 6A के डिडक्शन के बाद आपका इनकम टैक्स आता है फॉर एग्जाम्पल 20,000, ठीक है, और आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 12500, राइट, 12500। तो आप ही मुझे बताओ, आप 20,000 ले पाओगे कि 12500? ऑब्वियस है 12500। और मैं ये वाला एग्जांपल नहीं छोटे और बोलती हूँ, जैसे कि आपका जो इनकम टैक्स है वो आया 20,000, ठीक है, 20,000 तो मैंने आपको बोल दिया। फॉर एग्जांपल आपका 2,000 आया, आप ये ले लो, ठीक है, मैक्सिमम आप ले सकते हो 12500, ठीक है। तो बताओ 2,000 लोअर है या 12500? ऑब्वियस है 2,000, आप इतना ही ले पाओगे बिकॉज आपका इनकम टैक्स ही इतना है, आपको देना ही इतना है, तो 12500 लेकर क्या करोगे, आपको कितना रिबेट मिलेगा, 2,000, ठीक है। रिबेट कब मिलता है, जो मैंने आपको दिखाया पीछे 6A का डिडक्शन, उसको माइनस करने के बाद आपका अगर इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं बढ़ता है, आपका इनकम जो देना है, आपको जो टैक्स देना है, आपका टोटल इनकम जिसपे टैक्स देना है, टोटल इनकम 6A के बाद,
अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं होता है तो ये आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? जितना आपका टैक्स बनता है 12500 जो भी कम रहेगा। अभी वो छोटा सा बात है जो मैंने बताया उसको मैंने समराइज किया है बस आपके लिए। जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ना, तो मैंने कैलकुलेशन बताया था आपको कि आपका इनकम 2.5 लाख के ऊपर हो गया, मेरा मुझे इनकम टैक्स फाइल करनी होगी। तो जैसे कैलकुलेशन कैसे करोगे? मेरा 3 लाख की इनकम है तो 250,000 तक क्या होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, नहीं। फिर 250,000 से 5 लाख तक 5%। तो जो 250,000 तक है ना उसे मैं बोलती हूँ बेसिक एग्जेम्पशन, वहां तक कुछ भी नहीं लगता टैक्स। तो ये आप अगर और भी आगे मैं आपको बताऊंगी तो समझ आएगा, मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगा। तो इसमें बस खाली आप याद रखिए जो वो बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख वाला था वो 112 वाली इनकम होगी तो भी होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A और 112 हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो 112 है ये लिस्टेड है लेकिन लॉन्ग टर्म है, लिस्टेड शेयर्स। ये भी लिस्टेड शेयर है 11A, बट ये क्या है मेरा शॉर्ट टर्म। और 112 जो होता है वो मेरा होता है शॉर्ट टर्म, लिस्टेड नहीं होता। चैप्टर ए का डिडक्शन हमें क्या है, किसी से नहीं मिलता। जो नॉर्मल इनकम है उसमें मिलता है, जिसमें ये स्पेशल टैक्स लगता है ना, जो मैंने आपको स्पेशल टैक्स वाली चीज बताई है, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। जो स्पेशल रेट टैक्स वाली जो इनकम होती है ना, इसमें आपको डिडक्शंस नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलते इसमें। और जो रिबेट है ना, जो रिबेट है, रिबेट जो आपको मैंने अभी बताया पहले, वो आपको 11A और 112 में मिलता है, लेकिन आपको 112A में रिबेट भी नहीं मिलता। ये जस्ट मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आप और भी अच्छे से समझ जाओ। जस्ट ये मैंने बताया कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल इनकम को। देखिए, आप सैलरी से कुछ कमा रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट वगैरह आ रहा है, बिजनेस से कमा रहे हो, कैपिटल गेन शेयर वगैरह से कमा रहे हो, कुछ और अदर इंटरेस्ट वगैरह एफडी वगैरह से कुछ कमा रहे हो, इंटरेस्ट वगैरह, आपका ये आता है ग्रॉस टोटल इनकम। फिर मैंने कुछ को डिडक्शन बताया, वही होता है 6A वाला, जैसे कि आपने LIC का कुछ पेमेंट किया वो माइनस हो जाता है यहाँ से, कुछ इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो इसमें मेरा आता है नेट टैक्सेबल इनकम। इतने पे क्या लगेगा, इनकम पे मेरा टैक्स लगेगा। अब आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हो? अब देख लो, इनकम टैक्स आपका इतना आपका इनकम आया है जिस पर टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स ऑन द नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। जो आपका यहाँ पे जो ये निकलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे निकला नेट टैक्सेबल इनकम 10,000, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे 10,000 लिख दूंगी, समझ लीजिए इनकम मेरा आ गया। अब मैं इसमें कैलकुलेट करूंगी नॉर्मल, जो आपको मैंने स्लैब सिखाया है कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 10 लाख जो है वो मेरा कितना है 20% है। वो स्लैब लगा के मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगी मेरा कितना इंटरेस्ट बनता है। फिर मैं देखूंगी कि मेरा जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट आया 2000, तो आप रिबेट कितना ले सकते थे, मैक्सिमम 12500, तो विच एवर इज लोअर, तो आपको कितना मिल जाएगा 2000 पूरा मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे तो कहानी खत्म हो जाती है, आपको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर इनकम टैक्स ज्यादा बनता है, फॉर एग्जाम्पल 12500 से, तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा 12500, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप जब रिबेट दे दोगे तो आप क्या करोगे, एक सरचार्ज बोल के होता है, ठीक है ना, तो ये आपने अभी नहीं पढ़ा है। उसके बाद मैंने बताया हेल्थ एंड एजुकेशन सिर्फ आप ऐड कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। फिर क्या होता है, कभी कभी मैं लेट पेमेंट करती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो आप इंटरेस्ट ऐड कर देना। उसके बाद आपको लेस करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, एडवांस टैक्स। पहले से क्या होता है, मेरे का एक सिस्टम होता है एडवांस टैक्स का, आपको क्वार्टरली हर 3 महीने में कुछ कुछ पेमेंट करते जाना होता है। तो आप अगर वो कर चुके हो पहले से तो फिर थोड़ी ना दोगे, तो वो आप उससे क्या करोगे, आप लेस कर दोगे। टीडीएस भी होता है, आपने सुना होगा टीडीएस हमारे एक लिमिट होता है जो हमारा काट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक में भी एक लिमिट होती है, उसके ऊपर हमारा अगर इंटरेस्ट होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, मतलब बैंक क्या करता है, उनको टीडीएस हमारा काटना पड़ता है। वो टीडीएस भी अगर बैंक काट लिया होगा तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको लेस कर लूंगी और मैं यहाँ पे देखूंगी कि मेरे को टैक्स देना है या मेरा रिफंड आया है, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि आपको देना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको देना है 10,000, आपने ऑलरेडी पे कर दिया 12,000, और आपने एडवांस और आपका टीडीएस कटा सभी मिला के 12,000 हो गया। इसका मतलब एक्सेस 2,000 जो है वो आपको मिल जाएगा रिफंड। अगर उल्टा हुआ, आपको 12,000 देना है और आपका जो एडवांस टैक्स आपने पहले पे किया है, टीडीएस सारे मिला के 10,000 आपने दिया है, तो आप क्या करोगे, आपका 2,000 आ जाएगा टैक्स, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। ये बस छोटा सा
था डिस्कशन रिगार्डिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टैक्स। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट है जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही रहा। नेक्स्ट में आपके लिए और भी सीरीज इनकम टैक्स का लेती आऊंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।